हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जैसा कि टॉपिक को देख के आपको पता चल रहा होगा कि आज हम शुरू कर रहे हैं विश्व इतिहास से औद्योगिक क्रांति का टॉपिक। तो औद्योगिक क्रांति को शुरू करने से पहले उसका ही पैरेलल है वाणिज्यवाद, उसको भी समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसके रास्ते से होते हुए ही औद्योगिक क्रांति अपने विकास की ओर गया था। और फिर से आपका स्वागत है। ठंड भरे दिनों में अपना ख्याल रखिए और अपने एजुकेशन, अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्य जो है शब्द है जो कि आपके व्यापार को इंगित करता है। किस चीज़ को इंगित करता है? व्यापार को। तो उसका अगर डिफिनेशन देंगे तो वो इस तरह से होगा कि किसी राष्ट्र द्वारा व्यापार को एक अभियान के रूप में चलाया जाना क्या कहलाता है? वाणिज्यवाद कहलाता है। ओके, यानी कि व्यापार तो सभी देशों में होता है, चाहे आप क्या बोलते हैं कि चावल के बदले में दाल बदल के लीजिए, या फिर उसको अपने जो है देश में चलने वाले या अपने एरिया में चलने वाले जिसको करेंसी, जिसको नोट या फिर डॉलर, किसी भी चीज़ से आप उसका जो है आदान प्रदान करते हैं, वो एक तरह का व्यापार है। लेकिन इसको एक व्यापक क्या अभियान के रूप में कि इसमें एक गति लाना है, इसमें जो है हमें बहुत सारा समृद्धि और विकास करना है, तो उसको कहते हैं वाणिज्यवाद। अब ये देख ले कि ये जो शब्द है वाणिज्यवाद, इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बुलियनवाद। याद रखिएगा दोस्तों कि इसको अन्य रूप में अगर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो बुलियनवाद क्या है? बुलियनवाद ही वाणिज्यवाद है। अच्छा, इस शब्द को फ्रांस में कहते हैं, क्या कहते हैं? कोबाल्टवाद। फ्रांस में कोबाल्टवाद। जर्मनी में कैमरलिज्म। जर्मनी में क्या कहलाता है? कैमरलिज्म। इसी तरह से इंग्लैंड में इसको कहा जाता है मार्क इंटेलिज्म। मार्क इंटेलिज्म। अब देखिए, एक ही शब्द को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बुलियन क्या होता है? अब वाणिज्य और बुलियन किस चीज से जुड़ा था जिसको व्यापक रूप से किया जाए? ये एक क्या था? इस शब्द का मतलब था कीमती धातु। क्योंकि शुरू में जब व्यापार को अपने देश से बाहर करने की कोशिश की गई, तो सभी देश अपने अपने देश में मिलने वाले कीमती धातुओं का जो है मार्केट तलाश करने लगे दूसरे देशों में। तो बुलियन का अर्थ है कीमती धातु। तो यहाँ पर इस डिफिनेशन को याद रखिए कि फ्रांस में क्या कहते हैं, जर्मनी में क्या कहते हैं और इंग्लैंड में क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी तरफ चलते हैं कि वाणिज्य शब्द की उत्पत्ति, वाणिज्य शब्द की उत्पत्ति और प्रयोग कहाँ कहाँ किस रूप में हुआ है। देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला जो डिफिनेशन है, ये क्या है? वाणिज्यवाद या वाणिज्यिक प्रणाली शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में किसने किया था? वो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किया था। एडम स्मिथ का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये कब किया गया था? वाणिज्य शब्द का प्रयोग इन्होंने कब किया था? 1776 में। कब किया था? 1776 में। ये सवाल उठाया जा सकता है दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अपने माइंड में रखें और इसी पर आपको टेलीग्राम पर क्विज भी मिलेंगे। अब यहाँ पर ये बात है कि एडम स्मिथ ने जो है 1776 में इस वर्ड का प्रयोग किया, तो कहाँ किया? उन्होंने किया था वेल्थ ऑफ नेशन। किसमें? वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये उनकी पुस्तक थी, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका फुल फॉर्म या फुल नाम इस तरह से है, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि उसकी बात किसने यूज किया उस शब्द का? तो यहाँ ब्रिटिश अर्थशास्त्री, किसने? ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्किंस। जेम्किंस नहीं, जेम्किंस। उन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में किया था? द जनरल थ्योरी ऑफ
एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एंड मनी। उनकी पुस्तक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एंड मनी। यानी कि इससे पहले इस शब्द का प्रयोग इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया गया था। सबसे पहले किसने किया था? 1776 में एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे? वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। उनकी कौन सी पुस्तक थी? एडम स्मिथ की पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। और उनके पुस्तक का फुल फॉर्म, अगर फुल नाम पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसका यूज किया था वाणिज्य शब्द का किसने? J.M. किन्स ने। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो ब्रिटेन के रहने वाले थे। और उनकी बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 1883 में, कब? 1883 में जर्मनी के गुस्ताव स्मॉलर, ये भी क्या थे? ये भी एक अर्थशास्त्री थे। और उन्होंने कब किया था? 1883 में। आप देखिए यहाँ 1776 है, उसके बाद वो चला आता है इंग्लैंड में, वो भी उसी काल में था। लेकिन 1776 के बाद वो 1883 में जर्मनी के गुस्ताव स्मॉलर ने किया था। अपनी किस पुस्तक में? अपनी पुस्तक वाणिज्यिक प्रणाली। किसमें? वाणिज्यिक प्रणाली। और उसका ऐतिहासिक महत्व जो है इस शब्द का प्रयोग करके उन्होंने बताया था। ओके, अब आते हैं 1883 के बाद 1884 में। अब किसने इस शब्द का प्रयोग किया? देखिए, किसी भी चीज का महत्व तब बढ़ते जाता है जब उसको एक के बाद एक लोग उसका डिमांड करने लगते हैं, उसका प्रयोग करने लगते हैं, तब समझ में आता है नहीं ये चीज या दिस थिंग या दिस वर्ड इज वर्किंग इन सोसाइटी। तो यहाँ पर इस शब्द का बार बार प्रयोग होने लगा। तो फिर किया फ्रेडरिक महान ने। और आज तो हम जानते ही कि आज के जो प्रेजेंट में जो है वाणिज्य शब्द जो है हर व्यापार से जुड़ा हुआ है। फ्रेडरिक महान ने। किसने? फ्रेडरिक महान ने किया। इनके नाम के साथ ये महान यूज किया जाता है, ये उनको टैग दिया गया था। किस पुस्तक में? उनकी पुस्तक थी आर्थिक नीतियां। कौन सी पुस्तक? आर्थिक नीतियां। ठीक है, के अध्ययन में किया था। अच्छा, यहाँ पर है कि स्मॉलर और ब्रिटिश अर्थशास्त्री दोनों के शब्दों में क्या फर्क था? स्मॉलर और ब्रिटिश अर्थशास्त्री J.M. किन्स ने इस शब्द का प्रयोग व्यापार की प्रशंसा के लिए किया था, लेकिन बाकियों ने क्या किया था? इसकी आलोचना की थी। क्योंकि स्मॉलर और ब्रिटिश अर्थशास्त्री दोनों ही किस जगह से जुड़े हुए थे? देखिए, स्मॉलर जर्मनी से थे और J.M. किन्स जो थे इंग्लैंड से थे। ये दोनों ही क्या थे? बहुत ही महत्वाकांक्षी देश थे। बाकी सभी भी थे, लेकिन व्यापार की ओर ये लोग क्या कर रहे थे? साम्राज्यवाद की नीति का प्रयोग कर रहे थे और अपने देश की समृद्धि को चाह रहे थे। इसलिए इन्होंने इसकी प्रशंसा की। लेकिन बाकी जितने भी अर्थशास्त्री, आप नाम लीजिएगा फ्रेडरिक महान, इसके बाद और भी आता जाएगा तो वो मैं बताऊंगी। तो इन लोगों ने क्या किया था? इसका आलोचना किया था। ये समझ चुके थे कि वाणिज्यवाद के विकास से जो है क्या होगा? मनुष्य की स्वतंत्रता पर फर्क पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया था? इसकी प्रशंसा ना करके आलोचना की थी। नेक्स्ट है वाणिज्यवाद और औद्योगिक नीति की प्रवृत्तियां। देखिए, वाणिज्यवाद और औद्योगिक नीति की प्रवृत्तियां दोनों ही सिमिलर है, तो उसको समझ लेते हैं कि उसकी प्रवृत्ति क्या होती है। वाणिज्य या व्यापार या उद्योग जब अपना विकास करता है, विस्तार करता है, अन्य देशों में पहुंचता है, तो उसका प्रवृत्ति क्या होता है? कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अभी मैंने कहा कि अपने देश से जब वो बाहर निकलने लगता है तो वो क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा निश्चित हो, यानी कि जो वो व्यापार कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि एकदम से उनके पास जो है स्टॉक कम हो जाए। हाँ, तो वो एक निश्चितता यहाँ पर नहीं कि अधिक हो जाए, अधिक से उनको फिक्र नहीं थी। वो जो व्यापार कर रहे हैं अधिक हो सकता है, लेकिन अचानक से वो कम ना हो जाए, जिससे कि उनका अपना मार्केट, अपना इमेज खराब हो सकता है। तो अब उसके बाद क्या है? नेक्स्ट में क्या है कि राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य इसके अधिक क्षेत्र पर कब्जा करना। राष्ट्रीय नीति क्या है? कोई भी देश जब अपने वाणिज्य उद्योग में विकास कर रहा है तो उसके देश में क्या हो रही? समृद्धि हो रही है।
तो वो राष्ट्रीय नीति बनाते हैं ना, कि राष्ट्रीय नीति। अभी हमारा भारत देश किसी व्यापार में अगर विकास करेगा और उससे हमारे देश में क्या होगी, डॉलर वगैरह जो है ज़्यादा आने लगेगा, उससे क्या होगा, हमारा विकास होगा, हमारा जो है जीवन रेखा जो है और ज़्यादा सुख सुविधा से संपूर्ण होगा। तो उसके लिए एक नीति बनाएंगे तो वो क्या होगा, हमारे पक्ष में होगा, तो वो राष्ट्रीय नीति हो जाएगी। तो इसी तरह से उस वक्त जो है वाणिज्य या औद्योगिक नीति की प्रवृत्तियां क्या होती थी, राष्ट्रीय तौर पर कि अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा किया जाए, व्यापारिक दृष्टि से हो या साम्राज्यिक दृष्टि से हो। अच्छा, और क्या था कि टैक्स इस प्रकार हो कि कच्चा माल का परिवहन आसानी से हो सके। टैक्स मतलब इतना ही लगाया जाए कि कच्चे माल का जो है व्यापार या ढुलाव जो है उसको यहाँ से दूसरी जगह ले जाना, दूसरी जगह से अपने देश में लाना वो आसानी से हो सके, ना कि उसको बाहर भेजने में बहुत टैक्स देना पड़े या बाहर से अपने देश में लाने में बहुत ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़े। इस बात पे उनका दृष्टि बना रहता था। उसके बाद क्या था, निर्मित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन, यानी कि वो अगर अपने देश में कोई चीज़ बना रहे हैं तो उन चीज़ों को क्या था कि बाहर में उसका निर्यात आसानी से हो सके, इसको प्रोत्साहन दिया जाए, यानी व्यापारियों को सुविधा दिया जाए। नेक्स्ट है कि अपने उद्देश्य को पाने के लिए युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे, यानी कि वो अब जिस भी क्षेत्र में जाए वहाँ उनका व्यापार अच्छा हो। अन्य देश अगर कोई दूसरा भी यूरोपीय देश या अमेरिका देश या कोई भी देश वहाँ अगर पहुँच रहा है तो वो सबसे पहले अपनी महत्वाकांक्षा के लिए काम करेंगे, यानी कि उनका जो है व्यापार समृद्ध हो। इसके लिए अगर उन्हें युद्ध भी करना पड़े तो वो युद्ध के लिए अपने देश से सहायता प्राप्त कर सके। ये होता है वाणिज्यवाद और औद्योगिक नीति की प्रवृत्तियां। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको कोई भी डेट्स नहीं मिल रहा है, लेकिन ये प्रवृत्ति को जान लेने से ये होगा कि कभी कभी आपके प्रश्नों में रहता है कि ये और ये प्रश्न का और खा में क्या सही है, क्या एक सही है या दो सही है या फिर दोनों सही है, इस तरह से इसका उत्तर दिया जा सकता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर शुरू होता है कि उस काल में जब के वाणिज्य का जो है विकास होने लगा, फिर वो उद्योग का विकास करने लगे। उद्योग जो है क्रांति का रूप लेने लगा। क्रांति का मतलब क्या है, क्रांति वहां पर ऐसा नहीं कि मतलब विचारधारा, बल्कि ये कि उद्योगों का बड़े पैमाने पे स्थापना किया जाने लगा। लोग मतलब जो है व्यापारी वर्ग में कन्वर्ट होने लगे और मतलब जो भी उत्पादन अपने देश में करते थे उसको सभी लोगों को इस बात की छूट मिली कि वो अपना व्यापार बाहर कर सके, उसके देश से उसको प्रोत्साहन मिला। और जब ऐसा प्रोत्साहन मिला तो लोगों ने सोचा कि जो भी निर्माण कर रहे हैं उसमें वो तेजी लाएं। तेजी कैसे लाएं, तो कुछ नवीन आविष्कार किए जाएं। तो सभी इस चीज में मतलब कुल मिला के चारों तरफ से इसके लिए एक प्रयासरत शक्ति कार्य करने लगी। तो उस वक्त कुछ जो है आविष्कार हुए, और आविष्कार कब हुए, 1773। कब हुए, 1773 ये पहला आविष्कार माना जा रहा है जॉन के द्वारा। क्या बनाया था उन्होंने, फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल से क्या हुआ, कपड़ा बुनने। सबसे पहले तो उस वक्त जो है कपास की खेती हर देश में हो रही थी, या फिर कपड़े की आवश्यकता मनुष्य को सबसे पहले होती है, तो कपड़ा बुनने की गति में तेजी आई। कपड़ा बुनने की गति में तेजी आई। और इंग्लैंड के अलावा बाकी अन्य देशों में भी उस काल में ज़्यादातर हाथ से ही कपड़ा बुनने और धागा बुनने और कपड़ा बनाने का कार्य होता था। तो इंग्लैंड में ये एक प्रकार की क्रांति की शुरुआत थी 1733 में जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल बना। हाँ, नेक्स्ट आविष्कार क्या हुआ, 1764। क्या हुआ, 1764 में जेम्स हारग्रीव्स। 1764 में जेम्स हारग्रीव्स उसने क्या आविष्कार किया, स्पेनिंग जेनी। स्पेनिंग जेनी उनके आविष्कार की ये वस्तु का नाम था। और उस वक्त ज्यादातर आविष्कार जो है कपड़े से ही, कपड़े के मिल से ही जुड़ा हुआ था।
लेकिन ऐसा नहीं कि उन मशीनों का उपयोग सिर्फ उसमें हुआ, बाद में उन चीज़ों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी होने लगा। तो यहाँ पर स्पिनिंग जेनी जो था, इससे क्या हुआ था, सूत काटना संभव हो सका। सूत जो उस वक्त जो है हाथों से एक लकड़ी के मतलब तकवे पे लोग बनाते थे। और यहाँ पर जो है जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी बनाया। तो वो 8 तकवों का चरखा था, 8 तकवों, यानी उससे पहले वो 2 का होता था, और जब उसने बनाया तो 8 तकवों का चरखा था, तो जिससे कपड़ा जो है काटना, सूत काटना और तेजी से संभव हो सका। अब 1769 में आर्कराइट ने क्या बनाया, वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम यानी कि वाटर से चलने वाला एक फ्रेम था। इससे क्या हुआ, बड़े कारखानों के इस्टेब्लिशमेंट की सुविधा हुई। जहाँ लोग जो है 10 लोग या फिर 5 लोग मिलके काम करते थे, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की गई, और या उसको करने की सुविधा प्राप्त हुई, क्योंकि एक मशीन जो है वाटर फ्रेम द्वारा चलने लगा था, और उसमें कुछ इंसानों का सहयोग चाहिए था, मशीन में नहीं, मशीन के अंदर उसके मटेरियल को डालने के लिए। 1779 यहाँ सैम एल क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन का पंखा आज भी हम लोग देखते हैं, क्रॉम्पटन कंपनी का, ठीक है। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन जो है, उन्होंने क्या किया, म्यूल, उसके जो आविष्कार थे उसका नाम था म्यूल। और उससे क्या फायदा हुआ, सूत काटने की गति में वृद्धि, जिससे कि क्या हुआ, महीन कपड़ा, महीन धागा बनाने का जो है पॉसिबिलिटी बढ़ गया। जो जिसको महीन कपड़े में आप मलमल का नाम जानते, उस वक्त बहुत ही फेमस था, आज भी फेमस है, लेकिन हम लोग अभी महीन कपड़ों में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो उस वक्त मलमल बहुत ही फेमस था, और लोग, बड़े घर के लोग मलमल को पहनना अपनी शान समझते थे। तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किसकी आविष्कार किया, म्यूल का, ठीक है। और ये म्यूल चलता था, ये क्या था, कॉम्बिनेशन था वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का। स्पिनिंग जेनी आप देख रहे हैं कि 1764 में हारग्रीव्स ने बनाया था, और वाटर फ्रेम आर्कराइट ने 69 में बनाया था। इन दोनों मशीनों को क्या किया गया था, मर्ज करके एक नए प्रकार की मशीन को बनाया गया। मैंने अभी कहा ना कि ये मशीनें सिर्फ एक जगह काम नहीं की, धीरे धीरे इन मशीनों का प्रयोग दूसरे कार्यों के लिए भी होने लगा। तो यहाँ पर स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों को मर्ज करके म्यूल को बनाया गया। 1784 में क्या आविष्कार हुआ, देखिए यहाँ कार्टराइट ने बनाया था क्या, पावर लूम। पावर लूम हम लोग ऐसे भी अभी भी नाम सुनते हैं। पावर लूम क्या है, वो जल शक्ति या वाष्प शक्ति से चल सकता था, जल शक्ति से भी या भाप से भी। भाप के लिए क्या आप समझ सकते हैं कि कोयले की जरूरत होती थी, तो जैसे कोयले से चलने वाला पहले जो है ट्रेनें चलती थी, तो ठीक है, यहाँ पर जल शक्ति या वाष्प शक्ति से पावर लूम बनाया गया जो चलता था। और ये क्या था, करघे की गति में वृद्धि, करघा जिससे कि धागा बुना जाता था, और उस करघे को जो है ज्वाइंट कर दिया गया इस पावर लूम से, जिससे करघे की गति में वृद्धि हुई। अब यहाँ पर है आपका 1825, उसके बीच में कॉटन जीन का भी हुआ, जिसका काम था बिनौला यानी कि गोले बनाने का कॉटन जीन से। तो वो जो है एली व्हिटने ने किया था, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपका 1825 है, इसलिए 1825 को मैंने पुटअप किया है। तो 1825 में रिचर्ड रॉबर्ट्स ने क्या बनाया, बुनाई मशीन। कौन सी मशीन, बुनाई मशीन बनाया, बुनाई मशीन। जो क्या होता था, वो स्वचालित था, यानी कि उसको ऑपरेट कर दीजिए या स्विच ऑन कर दीजिए, वो मशीन खुद ब खुद चलने लगती थी। और कपड़ा क्या है, कपड़े के उद्योग में उससे एक क्रांति आई, कपड़े के उद्योग में उससे क्रांति आई। उसके बाद 1846, यहाँ पर जो आपके आविष्कारक है 1846 में, उनका नाम था एलियास, और उनके द्वारा जो आविष्कार हुआ था जो उपकरण, उसका नाम था हावे सिलाई। क्या नाम था, हावे सिलाई। हावे सिलाई एक प्रकार की सिलाई मशीन थी, क्या थी, सिलाई मशीन, जिससे कि
वस्त्रों की सिलाई में क्रांति सी आ गई और यहाँ पर वस्त्र उद्योग जो है बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा। तो इसको हम लोग जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत के वस्त्र उद्योग को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था और इसके बहुत सारे नावल या स्टोरी में हमको देखने को पढ़ने को मिल जाएगा कि उसके बाद यहाँ करके जो कारीगर थे वो किस तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी की ओर चले गए और उनको काम जो है क्या हुआ, काम को ख़त्म कर दिया गया और बाहर या इंग्लैंड के माल जो थे बहुत इतने उत्पादन हो रहे थे कि यहाँ के एवज में उसको बहुत सस्ते दामों पर यहाँ के मार्केट में उतार दिया जाता था, जहाँ से भारत का व्यापार जो है बहुत मार खाया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उसके बाद औद्योगिक क्रांति के जितने भी आविष्कार हैं या उनके उपयोग है उसको डील करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठंड से बचाइए और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़, क्योंकि लाइक करने से इस वीडियो की रीच और भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचेगी और जितने लोग देखते हैं कम से कम उतने तो ज़रूर लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद।